की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। और पिछली क्लासेस में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के आगे के टॉपिक्स स्टडी किए थे, शुरुआत के बेसिक जो भी थे कि डायमेंशंस क्या होते हैं, मेजरमेंट्स और मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कितने टाइप्स के क्वांटिटीज़ होती हैं, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स के हैं। तो आज हम लेक्चर 2 में आ चुके हैं और हमने डायमेंशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी कि डायमेंशन होते क्या हैं और डायमेंशंस को कैसे कैसे लिखा जाता है, कि क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है, MLT के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। और उस पर कुछ हमने डायमेंशन चीज़ों के निकाले थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, है ना। तो आज हम इसी पॉइंट से आगे बढ़ने वाले हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन निकालने का एक ही तरीका है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से आता है और उसका फॉर्मूला याद हो तो F = G m1 m2 अपॉन में r², दिस इज द फॉर्मूला, है ना। और इसका जो सिंबल होता है G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब G, यानी आपको G का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो G का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज होती है G का फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला ये रहा, तो G का फॉर्मूला क्या आएगा, G = F r² अपॉन में m1 and m2, ठीक है। इधर क्या क्या चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, F 4 से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। m1 m2 मासेस हैं, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, R इज द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस। तो दो मासेस के बीच में ये एक m1 मास है, ये एक m2 मास है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r है। और आपको बोला है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कितना, वो उस फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया और हमने लास्ट लेक्चर्स में फोर्स, डिस्टेंस, मासेस, इन सब चीज़ों के डायमेंशन पढ़े थे, तो हम यहाँ पे उसे पुट करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन याद हो तो वो होता है MLT - 2। R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस एक तरीके की क्या हो गई, लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर, यानी L² हो जाएगा अपॉन में मास इनटू मास, यानी ये ऐसा हो जाएगा M और M। भले ही मासेस अलग हैं लेकिन मास कोई सा भी मास हो, मैंने बताया था कि अगर कोई सी भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का नेम जैसे सेम है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT - 1 होता है। तो वैसे ही M1 है, M2 है, फर्क नहीं पड़ता, मास का डायमेंशन M होता है, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा MLT - 2 L² और नीचे में m का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा m - 1 L³। देखो m² है, ये 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और L की पावर हो जाएगी क्या, L × L², L³ हो जाएगा और T की पावर -2, तो T - 2। तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ चुका है। ये पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ही अगला एक और देखते हैं कि एक और फाइंड आउट करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये टर्म्स क्या है ये आप आगे पढ़ने वाले हो आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो आपको जनरली क्या है, पहली चीज़ है डायमेंशन निकालने के लिए तो फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी लाइक एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स होता है फ्लूइड्स के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हमको पहले ये पता होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है F = 6 pi नीटा RV। हियर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंट नीटा, मतलब नीटा साइन जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं नीटा अगर निकालूं तो वो नीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, F अपॉन में 6 pi RV, ठीक है। और यहाँ पे F का मतलब फोर्स, R का मतलब है रेडियस और V का मतलब है वेलोसिटी। F का मतलब है फोर्स, ठीक है, R का मतलब है रेडियस और V का मतलब है वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और एक और चीज़ अब यहाँ पे याद रख लो, वैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी कांस्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइक 6 pi आपको देखा है, 6 pi इज अ कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन होता है वो होता है मतलब लाइक कांस्टेंट टर्म इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है, तो उसका डायमेंशन नहीं हो सकता। यानी मैं इन फॉर्मूले में से मतलब कांस्टेंट टर्म को हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं इसको नीटा = F अपॉन RV लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 pi इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो अब मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT - 2, ठीक है। R मतलब डिस्टेंस, मतलब रेडियस इज जस्ट लाइक अ लेंथ का डायमेंशन होता है L, और V का डायमेंशन होता है LT - 1, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप डायमेंशन देखोगे तो M, ठीक है,
L एक ऊपर है, L एक नीचे है, ये दोनों कट जाएंगे, L एक बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 और T की पावर -2 है और यहाँ पे T की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा। तो ml -1 T -1 इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे फाइंड आउट करने के, एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लाइक एनर्जी का फॉर्मूला होता है H म्यू, ठीक है, H न्यू। ये जो न्यू होती है, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और तुमने अगर छोटी क्लासेस में पढ़ा है या जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है 1/टाइम पीरियड होती है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। यानी एनर्जी का फॉर्मूला है H न्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, कोई सा भी डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है, उसका फॉर्मूला चाहिए, ओके। तो उसका फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला आएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू हो जाएगी H/T लिख सकता हूँ, क्योंकि न्यू की वैल्यू क्या है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए H, तो H का डायमेंशन कितना हो जाएगा, E × T। अब तुमने ध्यान दिया होगा, एनर्जी का डायमेंशन हमको पता होता है क्योंकि हमने पिछली बार फाइंड आउट कर रखा था और मैंने बोला था तुम्हें याद करने के लिए। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/T-2 और टाइम का डायमेंशन है T, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ml² T की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ऐसी बहुत सारे डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग क्वांटिटीज के, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विद सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज टू सिमिलर क्वांटिटी। मतलब क्या है इस चीज़ का, कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो जो ऐड या सब्सट्रैक्ट क्वांटिटीज हो रही हैं आपस में, उन दोनों का डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए और जो उन सब का रिजल्ट आ रहा है उसका भी डायमेंशन सेम आना चाहिए। मतलब क्या है, अगर लाइक तुमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे v = u + at होता है फॉर्मूला, है ना, v = u + at फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, u ऐड हो रहा है और at ऐड हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो क्वांटिटीज ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी u और at का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और जो रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है जैसे v, तो उस रिजल्ट का भी डायमेंशन इन दोनों डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए, यानी u का डायमेंशन at के भी इक्वल होगा और v के इक्वल भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि u एक अलग क्वांटिटी थी, at इज अलग क्वांटिटी, जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो u और at का डायमेंशन सेम है। और ये भी कह रहा है जो प्रोडक्ट आएगा v, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट v आ रहा है तो v का भी डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम। और इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो देख सकते हो, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt-2 और टाइम का डायमेंशन इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो t, और फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी lt-1। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो हर जगह lt-1 दिखेंगे तुम्हें, lt-1 = lt-1 देख लो, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने कहा वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्या कहा था कि जो क्वांटिटीज ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है उन सब का आपस में डायमेंशन इक्वल होगा और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका भी डायमेंशन उसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, कि आपको कोई इक्वेशन बना के दे देगा और उसमें अल्फा बीटा एक्स वाई जेड या जो भी ABCD टर्म्स करके दे देगा और बोलेगा उन सब की डायमेंशन बताओ। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है α/T² FV प्लस में β/x²। आपको डायमेंशन किसका चाहिए, अल्फा का चाहिए, बीटा का चाहिए और एंड में α/β का डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा कौन सा फिनोमेना, लाइक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं और जो प्रोडक्ट आ रहा है यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आपस में उसके डायमेंशन के इक्वल होगा। मतलब उस अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि जो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, जैसे एफ वी और बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो रहा है, मतलब एफ वी का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और जो रिजल्ट आया है उसका भी डायमेंशन इनके इक्वल होना चाहिए, यानी इसी के साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का भी डायमेंशन इसके इक्वल आएगा। तो अब तुमको साफ साफ दिख रहा है, मैं एफ वी इज इक्वल टू बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर करके बीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ, और इसके बाद एफ वी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन टी स्क्वायर करके एक दूसरी इक्वेशन बना के अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ आगे, जैसे एफ वी अपॉन बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से, इसी रिजल्ट के हिसाब से तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो बीटा का डायमेंशन यहाँ से निकल सकता है ना, एफ वी अपॉन में सॉरी एफ वी इंटू में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देख लो, एफ का मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, और एक्स मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर। ओके, अब मेरे को इसको बस सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर एल की पावर 4 टी माइनस टू। तो हमारा यहीं पे बीटा का डायमेंशन आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगली इक्वेशन बनानी है। अगली इक्वेशन देखो यहाँ से साफ साफ बन सकती है, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर को किसके इक्वल कर दूं, एफ वी के। वैसे आप इसके इक्वल भी कर सकते हो, लेकिन पहले बीटा पुट करना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा क्यों, आसान इक्वेशन बनानी चाहिए हमको। तो एफ वी इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी, एफ वी इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और टाइम का हो गया टी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, एम एल टू टी की पावर, ये टू और ये टू कट जाएगा तो टी की पावर माइनस वन। ठीक है, तो अल्फा का भी डायमेंशन आ चुका है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड था कि अल्फा अपॉन बीटा निकालना है। अब तुम्हारे पास अल्फा भी निकल गया है, बीटा भी निकल गया है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, अल्फा है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और बीटा और नीचे इसका डायमेंशन क्या है, एम एल की पावर 4 टी माइनस टू। एक मिनट, टी माइनस टू और टी माइनस वन, ये हो जाएगा टी माइनस थ्री, थोड़ी सी करेक्शन है, और ये टी माइनस थ्री। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, एल की पावर 4 है, एल की पावर नीचे 4 है, ऊपर 2 है, तो आंसर आएगा एल की पावर माइनस टू, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और एम की पावर 0 लिख सकता हूँ क्योंकि एम तो है ही नहीं, तो आंसर ये हो चुका। ओके, तो ऐसे ही आपको डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और इक्वेशन के साथ अल्फा बीटा एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें होंगी वो करना है। कॉन्सेप्ट याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक नोट करने वाली बात है, जो मैंने बोला था जैसे कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसे ही यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है कि द डायमेंशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस। क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जैसे साइन के अंदर कुछ भी क्वांटिटी है ना, कॉस के अंदर कुछ भी क्वांटिटी है, टेन के अंदर कुछ भी क्वांटिटी है ना, एंड सो ऑन। वैसे ही कांस्टेंट टर्म जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया लॉगरिथमिक, जैसे लॉग के अंदर वाले टर्म्स हो गए, लॉग के अंदर ये टर्म्स है जैसे, ऐसी एक्सपोनेंशियल ई की पावर समथिंग। अगर ऐसा देख रहे हो होल टर्म का डायमेंशन कि साइन के अंदर कोई वैल्यू है और उस साइन के पूरे कंपोनेंट का डायमेंशन चाहिए, तो उस पूरे के पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हो। उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1। यानी अगर मुझसे पूछा गया कि साइन एफ टी का डायमेंशन कितना होता है, तो मैं बोल दूंगा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी आंसर है 1। भले ही फोर्स और टाइम का डायमेंशन होता है, लेकिन साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नहीं होगा। वैसे ही कॉस के अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नहीं होगा, लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन नहीं होगा। मतलब कंबाइंडली उसका डायमेंशन 1 होने वाला है, यानी डायमेंशनलेस होने वाला है। लेकिन इंडिविजुअलिटी देखोगे तो इंडिविजुअली उसका डायमेंशन होगा। ठीक है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक, कांस्टेंट या एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो
अब इसको करके दिखाते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम कि अल्फा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसी कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट है डायमेंशन वाला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला, ठीक है, कि जो भी क्वांटिटीज ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही है उनका डायमेंशन और जो रिजल्ट आता है उसका डायमेंशन सेम होने वाला है। तो इसके साथ तो कोई क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो रही, सीधा मतलब क्या है, जो क्वांटिटी यहाँ पे है और उसका डायमेंशन और इस क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होने वाला है। मतलब अल्फा का डायमेंशन किसके इक्वल होने वाला है? एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट हो सकता है, एफ का डायमेंशन पता है, वी का डायमेंशन पता है, टी का डायमेंशन पता है, बीटा का डायमेंशन नहीं पता। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि साइन के अंदर बीटा है, साइन के अंदर बीटा है, इसका मतलब क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है, एल्गोरिथमिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारी क्वांटिटीज के अंदर जो भी डायमेंशंस आती हैं उन सब का डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। मतलब उनका डायमेंशन 1 लिख सकता हूँ मैं, मतलब मैं इस पूरे को नेगलेक्ट कर सकता हूँ और अल्फा की वैल्यू एफ अपॉन वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो रूल का मतलब ये था। तो ये जो यहाँ पे आपको नोट में ये रूल लिखवाया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जब भी ऐसी कोई क्वांटिटीज़ हैं उन सबका डायमेंशन 1 होने वाला है, या आप ऐसे कह सकते हो उन सबका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी यहाँ पे साइन बीटा का डायमेंशन आप हटा भी सकते हो, यानी इनटू में 1 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा इज इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर हो गया। तो अल्फा का डायमेंशन इजीली आ सकता है। अब एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1, और एल टी माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? वो हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एम एल टी माइनस 2, ठीक है, अपॉन में एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? एम एल की पावर -1 और टी की पावर 0, ठीक है, क्योंकि ये t माइनस 2 और ये t माइनस 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब पॉइंट क्या है? अब पॉइंट है कि मुझे बीटा का डायमेंशन चाहिए। तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकलेगा? यहाँ पे साइन बीटा के अंदर बीटा है, मतलब यहाँ से आएगा ये वाला वापस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जब भी आपके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी आपका डायमेंशन मतलब क्वांटिटीज़ हैं, जैसे साइन के अंदर बीटा है, तो इस पूरी की पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन 1 होगा। क्या होगा? 1। इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होने वाला है? 1, ठीक है। यानी मैं आपको ऐसा बोलूं कि साइन बीटा का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? 1 के। यानी बीटा टी, यानी अंदर जो भी क्वांटिटी होने वाली है उसका डायमेंशन 1 है। यानी बीटा टी का डायमेंशन कितना होने वाला है? 1, ओके। तो बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा? 1/t। यानी आपका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 1/t। इसका मतलब क्या हो गया? t माइनस 1। यानी बीटा का डायमेंशन क्या है? t माइनस 1 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था? जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री एल्गोरिथमिक यानी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल टर्म्स होंगे, इन सब का डायमेंशन 1 लिख सकते हो। मतलब क्या होगा? ये तो साइन बीटा टी था, मतलब साइन बीटा टी को 1 नहीं लिखना, आपको लिखना है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? उन सबका डायमेंशन कितना आ जाएगा? 1। m0 l0 t0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है इसमें? और क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो ऐसा करते हैं, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन में लॉग बीटा एक्स अपॉन वी स्क्वायर। आपको एक ऐसा डायमेंशन दे रखा है, मतलब ऐसी क्वांटिटी दे रखी है, आपको निकालना है फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल या जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं ऐसे, उन सब का डायमेंशन ओवरऑल 1 होने वाला है। यानी मैं इस लॉग के अंदर ये टर्म आ रही है उसका डायमेंशन तो होगा, लेकिन इस लॉग का पूरा डायमेंशन किसके इक्वल होने वाला है? 1 के। यानी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लॉग को हटा सकता हूँ और अल्फा इक्वल्स टू वी टी लिख सकता हूँ। यानी अल्फा इक्वल्स टू वी टी, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1, और यहाँ पे हो गया t, यानी अल्फा का डायमेंशन आ गया l, ठीक है। अल्फा का डायमेंशन आ गया l, ठीक है।
अब यहीं से अब मेरे को बीटा का डायमेंशन चाहिए, तो मैं यही वाला कॉन्सेप्ट सेम यूज़ करूँगा कि log बीटा एक्स अपॉन वी स्क्वायर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो बीटा एक्स अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, बीटा एक्स अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यानी बीटा का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स अपॉन वी स्क्वायर अपॉन एक्स, वी स्क्वायर अपॉन एक्स, वी स्क्वायर अपॉन एक्स। यानी अब इसका डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हो, L2t-2 हो जाएगा, LT-1 का स्क्वायर करोगे तो L2t-2 हो जाएगा, अपॉन में L हो जाएगा। आपका डायमेंशन क्या आ जाएगा, LT-2, ठीक है। तो आपका डायमेंशन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके आगे जाना है, ठीक है, कि जो भी लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन कितना आने वाला है, 1, ठीक है। और आप उसको निकालने के लिए आप उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, अगर कोई दूसरी क्वांटिटी निकालनी है तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। जैसे अल्फा निकालना था मुझे, तो मैंने ये लॉग पूरा को पूरा भूल गया मैं, क्यों, क्योंकि लॉग का डायमेंशन तो 1 होगा, ठीक है, तो हटा दिया। और जब मेरे को अंदर की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी तो मैं उस अंदर की क्वांटिटी की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, तो बीटा एक्स अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ऐसे हमने डायमेंशन किए। तो इसी तरीके से आप आगे डायमेंशन करते रहना।